नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 18 ऑफ द जुलाई 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा डे है? तो आज है 18 ऑफ द जुलाई 2025। तो आज क्या मनाया जाता है? तो आज ही के दिन सेलिब्रेट होता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। यानी कि जो आपके नेल्सन मंडेला थे वो बेसिकली एक ग्लोबल आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। किसके लिए? पीस के लिए, ठीक है, और यूनिटी के लिए। तो उनके नाम पर यूनाइटेड नेशन जो है आपका यूएन, उसने 2009 में ये बात अनाउंस की थी, डिक्लेयर किया था कि हम 18 ऑफ द जुलाई को क्या मनाया करेंगे? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और उसके नेक्स्ट ईयर से फ्रॉम 2010 हम क्या बनाते हैं? 18 ऑफ द जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उसी के साथ। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ आती है, ठीक है, इंडिया वार्न्स अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड्स ओवर रशियन ऑयल। देखो समझना हो क्या रहा है। जो बात चली थी लास्ट ईयर आपके क्लैट के एग्जाम में, ब्रिक्स से पैसे जा चुका है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं आपकी, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, उसमें 5 कंट्रीज और एड ऑन हो चुकी हैं। ये सब मिलकर बोले कि हम क्या करेंगे, यूएसए का यानी कि जो अमेरिका है उसको कमजोर करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर का डी डॉलराइजेशन कर देंगे। और बोले डॉलर का डी डॉलराइजेशन कैसे करेंगे? तो बोले उसकी वैल्यू कम कर देंगे उसकी करेंसी की। बोले कैसे करेंगे? तो बोले एक काम करते हैं, अपनी खुद की एक नई करेंसी बना लेते हैं। और अब जब हम सारे के सारे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे मिलकर जब हम एक ही करेंसी में डील करेंगे आपस में, तो डॉलर की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और हमारे से जो ट्रेड करेगा वो भी ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करेगा। तो बेसिकली दुनिया में कौन सी करेंसी ज्यादा फेमस हो जाएगी? ब्रिक्स। और डॉलर है वो अपने आप कमजोर हो जाएगा। और जैसे डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका की इकोनॉमी वैसे डाउन हो जाएगी। जब ये बात पता चली किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, तो इस साल वो बन गए प्रेसिडेंट आपके। और जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, अमेरिका के, और प्रेसिडेंट बनते उन्होंने क्या किया? टैरिफ गेम खेलना शुरू कर दिया। मतलब दूसरी क्या हो रहा था समझना, है ना, कि एक तरफ है आपका यूएसए, सारे दुनिया मिलकर यूएसए का क्या करना चाहती है? डी डॉलराइजेशन, यानी कि उसका जो डॉलर है उसकी वैल्यू को कम करना चाहती है। और दूसरी तरफ जो इसकी राइवलरी है, जो मेन है, वो कौन कौन से हैं? 3 RIC, रशिया, ठीक है, इंडिया, और उसके साथ कौन है? चाइना। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 भाई हैं, ठीक है, और ये एक तरफ बैठा है। तो जो इंडिया है ना, वो इंडिया इसके साथ भी अपने रिलेशन बना के बैठा है। और इंडिया आपके ब्रिक्स वाले देशों में, जो भी आपके ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद जो जुड़े, ये सारे के साथ भी इंडिया यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अब जो है आपका यूएसए, वो चाहता है कि इंडिया जो है ना, जैसे यहाँ पर एक ग्रुप है क्वाड, हमने काफी बार पढ़ा है ना, ग्रुप ऑफ 4 कहा जाता है इसे। इसमें आपका इंडिया भी है, ठीक है, इसमें आपका यूएसए भी है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, और इसमें आपका जापान भी है। तो बेसिकली इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, एससीओ का भी मेंबर है। तो कहीं ना कहीं वहां पर ईरान और ये सब भी बैठे, रशिया भी। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया बीच में ना रहकर इंडिया अपना एक स्टैंड चूज कर ले कि मैं किधर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार क्या करा रहे हैं? टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ गेम खेल रहे हैं। अब इन सब के बीच में एंट्री होती है किसकी? रशिया और यूक्रेन की, है ना। बहुत अच्छे और लेंथी टॉपिक है सारे के सारे ना, जस्ट समराइजेशन हमें करना होता है, काफी टाइम से हम पढ़ते भी आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रशिया है और जो यूक्रेन है वो भी आपस में काफी टाइम से लड़ते चले आ रहे हैं। तो जो यूक्रेन है वो जो रशिया से लड़ा, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि किसी जमाने में यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के क्या हुआ करते थे? घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, परम मित्र हुआ करते थे। लेकिन किसी कारणवश दोनों के बीच में क्या छिड़ जाता है? कोल्ड वॉर छिड़ जाता है। और आगे चल के जब ये कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 में, तो यहाँ पर इस यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन का एक बन जाता है रशिया, और एक पार्ट बन जाता है यूरोपियन यूनियन। इसका भी इसमें जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अब हुआ क्या, इस यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें 27 मेंबर्स हैं। यूके भी था, ब्रिटेन एग्जिट कर गया 2020 में, आप जानते हो उसे ब्रेक्जिट कहते हैं। अब हुआ क्या कि जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, तो जो यूक्रेन था
उस यूक्रेन को पहले किसने हथियार देने शुरू किए? तो आपके यूएसए ने। और यूएसए ने उसे ऑफर रखा कि आप किस में आ जाओ, नेटो में आ जाओ। और जो नेटो का सेक्रेटरी है आज के दिन, मार्क रूट, उसने कह दिया कि अगर किसी ने रशिया से कुछ परचेज करने की कोशिश की तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्स इम्पोज कर देंगे। तो ये सारे के सारे आपस में लिंक कर रहे हैं। तो दोबारा से समझना पूरी कहानी क्या है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर रहा था। यूक्रेन को कहा गया यूएसए के द्वारा कि तुम नेटो में आ जाओ। नेटो क्या है? तो नेटो एक या कह सकता हूँ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आज के दिन 32 मेंबर्स इसके मेंबर हैं, जो कि बना था 1949 में, और यूएसए ने बनाया था ताकि वो यूएसएसआर को काउंटर कर सके। तो यूएसए अपना खुद का ग्रुप बनाना चाहता था, ठीक है, यूएसएसआर अपना ग्रुप बना ही रहा था। आगे चल के यूएसएसआर खत्म हो गया, लेकिन अब रशिया दोबारा से यूएसएसआर बनाना चाहता है, और जो यूएसए है वो तो अपने नेटो को बढ़ाना चाहता है। तो इसके ऊपर जब इन्वेड किया रशिया ने, तो इसको कहा गया यूक्रेन को कि तुम नेटो में आ जाओ। लेकिन हालांकि किसी कारणवश वो नहीं आ पाया, और इस यूक्रेन को बार बार जो वेपन्स थे, हथियार थे, वो कौन देता रहा? तो वेपन्स देता रहा कौन? यूएसए। ठीक है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बुलाया, किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की, आपने नाम सुना होगा, जेलेंस्की। और दोनों की ओवल ऑफिस में मीटिंग होती है, और जो मीटिंग होती है तो एक तरफ था डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ थे आपके जेलेंस्की। दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। ट्रंप साहब इससे कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तुम्हारी जमीन के नीचे जो क्रिटिकल मिनरल है, उस क्रिटिकल मिनरल का क्या चाहिए? एक्सेस चाहिए। ये बोला मैं एक्सेस नहीं दूंगा, और ये वहां से उठ के चला गया। बाद में उसने डील साइन कर ली, और डील साइन करने के बाद इसको वो एक्सेस दे दिया। अब मेन प्रॉब्लम आती है यहां से, क्योंकि जब तक यूएसए नहीं आ रहा था बीच में, यूएसए जस्ट वेपन सप्लाई कर रहा होता है ना, और लेकिन जब उसने उसके साथ वेपन्स की उसने उसके साथ क्रिटिकल मिनरल्स की डील कर ली, तो आपने पढ़ा होगा कि अभी यूक्रेन को यूएसए ने फ्रेश वेपन सप्लाई कर दिए, वेपन डील हो चुकी है कि भाई तू बच अपने आप को रशिया से। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि सारे के सारे जो देश है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वो रशिया से कुछ नहीं खरीदेंगे जिससे कि रशिया की हेल्प हो सके। अब रशिया जो है वो तेल सप्लाई करता है, और रशिया से एकमात्र जो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है वो भारत है, और हमें बहुत सस्ते दामों पर देता है। तो ट्रंप चाहता है कि तुम सस्ते में मत खरीदो, तुम महंगे में खरीदो, हमसे खरीदो, किसी और से खरीदो, लेकिन रशिया से नहीं खरीदोगे। अगर तुमने रशिया से खरीदा तो हम तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे, और अगस्त में बिल पास करने वाला है। अब एक बात बताओ, मैं कमजोर आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्यों 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए में खरीदूंगा? तो मुझे मेरा भी तो बेनिफिट देखना है, मेरा भी मुझे कर्जा उतारना है, मेरा मतलब भारत का, तो भारत तो खरीदेगा रशिया से। लेकिन ट्रंप नहीं चाहता कि रशिया से खरीदो, वो चाहता है कि रशिया कमजोर पड़ जाए। दूसरी तरफ वो कहता है कि इंडिया और चाइना, है ना, आपका इंडिया और चाइना जो है वो पुश करे, ठीक है, किसको? रशिया को, कि वो अपनी आर्मी हटा ले और यूक्रेन पे इन्वेड ना करे। दूसरी तरफ यूएसए क्या कर रहा है कि जब उससे क्रिटिकल मिनरल का एक्सेस मिल गया, 5% जो दुनिया का क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल होता है वो यूक्रेन में पाया जाता है। जब उसे एक्सेस मिल गया तो वो वहां पर क्या कह रहा है, अपना बेनिफिट भी निकाल लिया, उसने यूक्रेन को आर्मी भी दे दी, और उधर से कह रहा है कि तुम लड़ो, मैं तेरे साथ हूं। उधर से कह रहा है भारत और चाइना को कि रशिया से तेल मत खरीदो, उसे मजबूत मत करो, है ना, उसे पैसा मत दो। तो जो यूएसए बेसिकली डबल स्टैंडर्ड पे बात कर रहा है, दोहरा आदमी, बात समझते हो ना, दोगला आदमी है बेसिकली, अगर देसी भाषा में कहा जाए, वही तो लिखा हुआ है। इंडिया ने जैसे ही उसने कहा, ट्रंप ने, कि हम तुम्हारे ऊपर 500% ड्यूटी लगा देंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, अगर तुमने रशिया से ऑयल खरीदा, अगर जो देश रशिया से ऑयल खरीदेगा उसके ऊपर 500% टैक्स लगेगा। तो ये सीधी सीधी बात डबल स्टैंडर्ड वाली तो हो गई, दोगली बात हो गई। एक तरफ कल आपने देखा होगा कि यूएसए ने कहा कि पहलगाम में जो टीआरएफ था, द रेजिडेंस फ्रंट, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? तो टीआरएफ हैज डिक्लेयर्ड एज द, क्या डिक्लेयर कर दिया उसे? इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरफ वो भारत का हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है रशिया से कुछ खरीदोगे तो बैन लगा दूंगा, 500% टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा कह रहा है कि इंडिया जो मेरी तरफ आ जाए। इंडिया किधर ना जाए? तो मैं पहली लाइन मैंने इसलिए लिखी थी RIC, है ना, 3 भाई तीनों तबाही, है ना, वो बनने जा रहे हैं। तो यूएसए नहीं चाहता कि 3 भाई एक हो जाए बस। अगर ये 3 भाई एक हो गए और तबाही बन गए तो यूएसए को बर्बादी के किनारे पर लाकर छोड़ देंगे। इसलिए वो चाहता कि इनका जो मेन इंपॉर्टेंट भाई है ना इंडिया, वो निकल के मेरी तरफ आ जाए कैसे भी करके। और मेरी तरफ कैसे आएगा? अगर मैं उसे डराऊंगा, मैं उसे धमकाऊंगा, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपने आप को विलन मानता है।
और वो जैसे अमरीश पुरी होता था ना, डरा धमका के अपनी तरफ उसको कर लेना ताकि ये दोनों कमजोर पड़ जाएं और जो यूएसए वो सस्टेन कर पाए। अगर यूएसए ऐसा नहीं कर पाया और अगर इन तीनों ने अपना कुछ जुगलबंदी कर ली, कुछ जुगाड़ बैठा लिया और अगर वो उसकी डिपेंडेंसी से निकल गए तो डेफिनेटली जो चाइना है और जो रशिया है वो उसका बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, इंडिया भी कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाएगा, लेकिन इंडिया ये बात जानता है कि चाइना भी मेरा दोस्त नहीं है, रशिया भी मुझे धोखा दे सकता है क्योंकि वो आज के दिन इतना पावरफुल नहीं है, और अमेरिका तो कभी से दोगला है। तो इंडिया डरता है, और डरता है कि इन द सेंस हम दोनों तरफ बैठे, हम एक तरफ चूज ही नहीं कर रहे हैं। तो यूएसए चाहता है कि भाई तू चूज कर, मजबूर कर रहा है हमें, या तो 500% टैक्स दे दे, उधर चला जा, अगर टैक्स से बचना चाहता तो मेरे पास आ जा। दो ऑप्शन रखे गए हमारे सामने। हालांकि हम उनके डराने धमकाने के आगे अभी तक झुके नहीं हैं। उन्होंने 90 डेज का टाइम दिया था, 8 जुलाई को खत्म हो गई थी लिमिट, हमने कोई उनकी बात की डील को साइन नहीं किया। समझ गए? ऐसे ही अमेरिका ने अभी रशिया को भी टाइम दिया है, पता तुम्हें? रशिया को भी उसने 50 दिन का टाइम दिया है, 50 डेज, कि 50 दिन में देख ले अपनी आर्मी को वापस खींच ले, वरना सैंक्शंस इतने बुरे लगाऊंगा कि तुम्हें, मतलब कि जितना बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ बुरा किया जाएगा। ऐसा यूएसए ने रशिया से कहा। अब सोचो, क्या ये जो तुम्हारा ये डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही, वही हो रही, वही सब डिस्कस किया जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक इसमें है बेसिकली वो किसके ऊपर बेस्ड है? पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के ऊपर बात कर रहा है। समझ गए कि उसके ऊपर टैरिफ लगाने की बात हो रही है। लेकिन हाँ, ये सारी बातें भी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, और ये लगा नहीं है, ये अभी अगस्त में लगाने की बात की जा रही है। जैसे आप जब इसको पढ़ोगे तो 2-4 बातें समझ में आएंगी। द सैंक्शनिंग रशियाज एक्ट ऑफ 2025 एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस कांग्रेस इन अगस्त। ठीक है, जो मैंडेट करेगा 500% ड्यूटीज ऑन द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल। इंडिया, चाइना, ब्राजील शुड टेल व्लादिमीर पुतिन टू बी वेरी सीरियस अबाउट द पीस टॉक विद यूक्रेन। देखो, कह रहा है नाटो का चीफ जो है आपका मार्क रूट, ठीक है, वो कह रहा है कि जो आपका बेसिकली इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, ये क्या करें। अच्छा, ब्राजील में इस बार क्या हुई थी? ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, और ब्राजील के प्रेसिडेंट ने क्या कह दिया कि हम ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना, दोबारा से इंडिया करेंसी बनाएंगे। तो अमेरिका वैसे परेशान हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो दोबारा से पोलराइजेशन जैसे हालात हो रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहा है दुनिया में, समझ में आ रही है? तो यूएस ऐसा चाहता नहीं है, तो हड़बड़ाहट में वो ऐसी एक्टिविटीज करता फिर रहा, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारी न्यूज वही की वही रिपीटेड है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे ना। ईरान हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बार इसने ये कहा था, यूएसए ने, जब ईरान ने इसको धमकी दी थी ना, तो इसने कहा था कि ईरान से कोई कुछ नहीं खरीदेगा, हमने गलती कर दी, हमने नहीं खरीदा, हमें उस समय खरीद लेना चाहिए था। बहुत सस्ता मिलता है, याद रखना, बहुत ही सस्ता पेट्रोल मिलता है। ठीक है, अब इतना सस्ता पेट्रोल मिलता है फिर भी हमें महंगा देते हैं, क्यों? क्योंकि वो अलग मैटर हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, बीजिंग एंड दिल्ली शुड पुश रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टुवर्ड्स एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन और फेस टैरिफ्स, द चीफ ऑफ द मिलिट्री अलायंस सेड, है ना, नाटो वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो वही रशिया यूक्रेन मैंने अभी समझाया आपको ना। और उसमें प्रॉब्लम क्या है समझना, मैंने कहा ये आपका यूक्रेन है, ये आपका रशिया है, ठीक है, और यहां पर रशिया इसे इन्वेड कर रहा है, तो यहां पर एक रिवर फ्लो करती है, बताना मुझे उस रिवर का नाम क्या है। ठीक है, आपको पढ़ाया हुआ है पहले मैंने। ठीक है, तो यहां पर 5 ऐसी जगह है जिनको कौन कब्जा चुका है? रशिया। और ये जो नदी है, इस नदी के बेसिन में क्या है? क्रिटिकल मिनरल भरे पड़े हैं, रेयर मिनरल, जिसकी डील हो चुकी है। ठीक है, तो अब यूक्रेन ने डील इसलिए साइन कर ली कि रशिया यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, इधर रशिया नहीं आ पाएगा, और इसको ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर कौन आएगा? यूएसए आएगा। अब यूएसए का काम है इसको ब्लॉक करें। अब यूएसए जब यहाँ पर आएगा, क्योंकि यूएसए को एक्सट्रैक्ट करना है। क्यों एक्सट्रैक्ट करना है? क्योंकि यूएसए को चाइना की डिपेंडेंसी से निकलना है। क्योंकि दुनिया, अभी एक आर्टिकल और भी है, दुनिया में 85% जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के जो भी होते हैं ना, सोलर पैनल हो गया, विंड टर्बाइन हो गया, वाटर की हाइड्रो पावर टर्बाइन हो गया, सब चाइना बनाता है। 85% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। सोचो 15% ही पूरी दुनिया मिलकर बना रही है। तो यूएस से उसकी डिपेंडेंसी कम चाहता है, क्योंकि आरआईसी बन रहा है, उधर से ड्रैगन राइज कर रहा है, किसी भी दिन वो बेवकूफ बना देगा, अपनी मोनोपोली क्रिएट को दिखा देगा। तो ये चाहता है कि मैं बना लूं, तो बोला मेरे को चाहिए, तो यूक्रेन बोला ले ले। लेकिन कहां से ले ले? इधर से तो रशिया अटैक कर रहा है। अब
यूएसए के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर रशिया को नहीं रोका गया अटैक करने से तो रशिया तो सीधा अटैक मारेगा और मैं वो क्रिटिकल मिनरल नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि रशिया इसीलिए तो अटैक कर रहा है ना इनके ऊपर कि दोबारा से यूएसएसआर बनाना चाहता है। तो वो रशिया को कंट्रोल करने के लिए इंडिया, ब्राजील, चाइना को फोर्स कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, या तुम अपने भाई को समझा लो। मैंने कहा था ना 3 भाई, तो दोनों भाई मिलकर एक को समझा लो। तो ये गेम चल रहा है पूरा एक्चुअल में, समझ गए? आई होप कि कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी आपके, ठीक है। बाकी हम पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेपन डील कर लिए यूएसए ने यूक्रेन के साथ, ठीक है, बेसिक सी बात याद रखना। और रशिया से इंडिया लगभग 38% क्रूड ऑयल खरीदता है। अगला एक आर्टिकल और था, मिडल ग्राउंड, ट्रंप मस्ट आस्क रशिया टू बैक डाउन फ्रॉम इट्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, है ना। तो ये वही आर्टिकल है जो अभी मैंने डिस्कस किया, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं, इसमें वही टैरिफ की बात की जा रही है, ठीक है। 2014 में जो रशिया है वो एजो कोस्टाइन को, जो सी ऑफ एजो उसे कब्जा लेता है ना। उसके बाद 2014 में आपने पढ़ा होगा क्रीमिया को अनेक्स कर लेता है, और क्रीमिया को अनेक्स कर लेता है इसीलिए यूएसए, इटली, जापान इसको कहाँ से निकाल देते हैं, G7 से एग्जिट करा देते हैं ना। तो वही सब बातें इसमें दोबारा से डिस्कस की हुई हैं। तो बेसिकली बात वही है, रशिया पावरफुल होना चाहता है, कभी था, यूएसए पावरफुल है, पावरफुल रहना चाहता है, चाइना पावरफुल बन रहा है लेकिन ऑफिशियली वो पावर में आना चाहता है। तो 3 स्टेप बने हुए हैं। पहले पे अभी कौन है आपका रशिया, आपका यूएसए, दूसरे पे कौन है रशिया, किसी जमाने में था, तीसरे पे कौन है चाइना, वो आना चाहता है। और इन दोनों के साथ मिलकर इंडिया आगे बढ़ना चाहता है, इसके साथ मिलकर भी इंडिया आगे बढ़ना चाहता है, इंडिया बीच में रहना चाहता है। ट्रंप साहब चाहते हैं इंडिया एक साइड चूज कर ले, बस इस बात की लड़ाई चल रही है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ओपेक कंट्रीज कौन सी होती हैं? ओपेक कंट्रीज वो होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ग्रुप होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऐसी 12 कंट्री हैं जो क्या करती हैं, बेसिकली आपका पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो बेसिक से नाम लिखे हुए जस्ट याद रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 प्लस ही हैं, ठीक है। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला। ये सारी मैक्सिमम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। भारत भी करता है लेकिन भारत में इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे आसाम के अंदर होता है, ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इधर आपके रिलायंस रिफाइनरीज लगी हुई गुजरात में, तो वो इतना नहीं करती हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है ओपेक में, ठीक है, सिंपल याद रखना। अगर बात की जाए एक्सपोर्ट में तो पहले नंबर पे सऊदी अरब में तेल है, फिर यूएसए में, और तीसरे नंबर पे ऑयल कहाँ पर पाया जाता है, रशिया में पाया जाता है, ठीक है। और रशिया सबसे सस्ता दे रहा है इसीलिए हम खरीद रहे हैं। आपको एक जो बैरल होता है याद रखना, एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल आता है, 159 लीटर तेल आता है। और एक बैरल जो होता है वो लगभग $2 से $3 चल रहा है आज के दिन, यानी कि 160 लीटर तेल आता है हमारे पास 100 रुपए 120 रुपए में, ठीक है। 1 रुपए 1 लीटर भी नहीं पड़ता, इससे भी सस्ता पड़ता है, लेकिन वो महंगा दिया जाता है, वो बाद की बातें हैं ना, वो बाद की पॉलिसीज में चला जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंडिया है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, ध्यान रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का जो कंज्यूमर है वो है यूएसए, देन चाइना, इंडिया 3rd नंबर के ऊपर आता है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग में अगर बात करें तो सऊदी अरब है, यूएसए, देन रशिया आता है। तो ये रैंक भी थोड़ी सी याद रखना। रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर तीसरे नंबर पे है, एक्सपोर्टर पहले नंबर पे है, ठीक है। कंज्यूमर भारत तीसरे नंबर पे है, और भारत में लगभग एक दिन में 7 मिलियन बैरल जो है पेट्रोल खपत हो जाता है। मतलब 7 मिलियन मतलब 70 लाख, और 70 लाख को किससे गुना कर दो, 159 से। इतना लीटर पेट्रोल पर डे भारत में कंज्यूम होता है, ठीक है। और उसकी पूर्ति के लिए हमें खरीदना भी पड़ता है। और सस्ता कौन दे रहा है मुझे, तो सस्ता एक ही दे रहा है, रशिया, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि कोई उसे दूसरा सप्लायर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब अमेरिका से डरे हुए हैं। अब कहोगे सर चाइना भी तो है, तो चाइना ईरान से खरीदता है, तो ईरान उसे और भी सस्ता देता है। हम ईरान से इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हम रशिया से रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं, तो हम उनसे खरीद रहे हैं। हमें ईरान से भी खरीदना चाहिए, वो बाद की बातें सरकार देख लेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। टेम्पल एंट्री कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन द कास्ट इन ए कंट्री गवर्नड बाय द रूल ऑफ द लॉ, मद्रास हाई कोर्ट। देखो आज़ादी के इतने साल बाद, है ना, हम इतने साल बाद आज़ादी के, आज अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जाति SC ST है, OBC है, जनरल है, हम तुम्हें मंदिर में नहीं घुसने देंगे, सोचो कैसा लगेगा तुम्हें।
ये हम बात तब कर रहे हैं जब हम पढ़े लिखे हैं, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, जब हमें फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज है। सोचो उस दूर दराज किसी गांव में किसी को पता ही नहीं है इस बात का, और वो SC ST का बंदा है, SC का है, शेड्यूल्ड कास्ट का बंदा है, ठीक है। वो मंदिर में जाना चाहता है पूजा करने, और पुजारी कह देता है कि तुम SC के हो, तुम मंदिर के बाहर से पूजा करोगे, और उसको पता ही नहीं कानून क्या होता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो बेचारा वहीं से पूजा करे जा रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी बेसिकली इसको डिस्कस कर लेते पहले, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को कास्ट के बिहाफ पर अगर मंदिर में एंट्री ना मिले तो क्या है, रूल ऑफ लॉ के अंडर क्या है, वोलेशन हो रहा है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 14, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने क्या है, सब बराबर है ना। कानून कभी भी किसी के साथ 5 ग्राउंड्स के बिहाफ पर, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिज्म के बिहाफ पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। बट कई जगह होता है जब केस आता है तो हमें बड़ा दुख भी होता है कि यार आज भी भारत में ऐसा हो रहा है ना। तो कास्टिज्म ये सब हट जाना चाहिए। तो कौन से आर्टिकल में है? 14 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? इक्वेलिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में इक्वेलिटी होनी चाहिए। यानी कि मंदिर है ना, पब्लिक प्लेस होता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है, रिलीजियस प्लेस भी है, ठीक है, रेस्टोरेंट, होटल्स, पॉइंट्स, ये सभी के लिए खुले रहेंगे, कोई भी जा सकता है। आप भी कभी किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो तो कभी ये नहीं पूछता जाति क्या है, धर्म क्या है, आप खा पी के आ जाते हो आराम से। तो 15 में उसका राइट है तुम्हारे पास। एंड दीज आर योर रिटन राइट्स, दीज आर योर मैग्ना कार्टा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, हमने काफी बार पढ़ा भी है, ठीक है। अगर मैं रिलीजियस आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? हर इंसान को ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस कल्चर को फॉलो करे और उसे प्रमोट करे। और उसी आर्टिकल 25 के 2 में ये बात लिखी हुई है कि आप किसी को भी मंदिर वगैरह में या किसी भी पब्लिक प्लेस में या टेम्पल्स में एंट्री करने से डिनाई नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन हो रहा था, मद्रास हाई कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर कर दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी आपने पॉलिटी पढ़ी है तो ये सारी बातें आई होप कि आप जानते भी होंगे। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 होते थे। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर हमने आर्टिकल 300A में जोड़ दिया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज करके लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। जैसे एक इसके अंदर हमारा होता है राइट टू इक्वालिटी, है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम, है ना, आर्टिकल 19 से 22 आता है। फिर आता है वोलेशन 23 और 24, ठीक है। फिर आता है रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28 के बीच में, ठीक है। फिर आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर द माइनॉरिटी, आर्टिकल नंबर 29 और 30, और लास्ट में आता है आपका आर्टिकल 32 जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को एटलीस्ट पता भी हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। ग्लिच इन द पोषण ऐप हिंडरिंग बेनिफिशरीज रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा। देखो हुआ क्या, एक्चुअल में होता क्या है, देखो कैसी चीजें काम करती हैं। आपने बहुत बार बहुत सी स्कीमें सुनी होंगी, है ना, जैसे पोषण अभियान है। पोषण अभियान क्या था, एक स्कीम चलती थी मिड डे मील, है ना, मिड डे मील, और मिड डे मील स्टार्ट हुई थी 1995 में। इसमें क्या होता था कि जो बच्चे होते थे ना, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, स्कूल ही नहीं जाते थे, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किया गया, एक स्कीम लाई गई कि इनको खाना खिलाओ। तो कुछ तो खाने के बहाने स्कूल चले जाएंगे कि यार फ्री में खाना मिलेगा, कभी दाल मिल रही है, कभी दलिया मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, और उनको उस बहाने पढ़ा दो। तो पढ़ाई के साथ न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। जो पुअर इलाके होते हैं, गरीब इलाके होते हैं, वहां पर उन बच्चों को खाना भी मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, प्लस उनको एजुकेशन भी मिल रही है। तो खाने के बहाने पढ़ाई और पढ़ाई के बहाने खाना, दोनों काम हो गए। सरकार ने इसे लॉन्च कर दिया। आगे चल के 2018 में इसका नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया गया। हालांकि ऑफिशियली इसका पीएम पोषण जो स्कीम है वो कौन से ईयर में लॉन्च कर दी जाती है, तो पीएम पोषण स्कीम आती है आपकी 2021 के अंदर। और इसमें कह दिया गया कि बच्चों को वही न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाएगा ना, सरकारी स्कूल में सर्दियों के अंदर अंडे दिए जाएंगे, है ना, दूध दिया जाएगा, दलिया दिया जाएगा, ठीक है, वो मिल्क पाउडर दिया जाएगा बच्चों को ना, वो सब उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और जो आंगनवाड़ी होती है ना, आंगनवाड़ी 0 से 6 साल तक के बच्चे डीपीएसपी के अंडर आता है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। बच्चा उठना बैठना पढ़ना लिखना सीख रहा है, ठीक है, चलना सीख रहा है, खाना खाना सीख रहा है, यही होता है आंगनवाड़ी में। तो एक पोषण ट्रैकर नाम की स्कीम लाई गई कि भाई उनको ट्रैक करना है कि बच्चा किस आंगनवाड़ी में कितना पोषण पहुंचाया जा चुका है, कितना न्यूट्रिशन का फूड पहुंचाया जा चुका है। उसके लिए आंगनवाड़ियों को क्या करना होता है,
जो आशा वर्कर्स वगैरह होती हैं, आंगनवाड़ी जो काम करने वाली होती है, उनको लॉगिन करना होता है। जो लॉगिन करना होता है तो आप तो जानते हो भारत में आप कभी कोई सरकारी वेबसाइट खोलना, गवर्नमेंट की साइट खोलना और आप रजिस्टर करना, है ना। आज आप उसके अंदर आप उसमें लॉगिन करो और ओटीपी का अगर प्रोग्राम होगा ना, तो बहुत से केस में क्या होता है, अगले दिन ओटीपी आता है। जैसे एसबीआई के बैंक हो गए, आज तुम पैसे निकाल लो, 3 दिन बाद मैसेज आता है ना। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। वो तो चलो मैसेज की बात है ना, वो तो पैसे की बात है, उसको तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन सोचो आज अर्जेंट कोई काम है, जैसे यहाँ पर हो रहा है हरियाणा में कि जो आपके पीएम पोषण का जो ऐप है वो चल ही नहीं रहा है, एंट्री कर रहे हो, एंट्री 4 दिन बाद हो रही है, ओटीपी नहीं आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो होता है कि चलो ठीक है तुमने बना दिया, वो काम नहीं कर रही चीज़, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं आज के दिन यहाँ पे। एक दूसरा इसके अंदर एक चीज़ होती है कि मान लो फॉर एग्जांपल तुमने चीज़ बना रखी है, लेकिन उसकी रीच नहीं है लोगों तक, है ना, लास्ट माइल तक पहुंच नहीं रहा है, वो लास्ट माइल रीच जिसको हम बोल देते हैं। तो उसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। बस उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करती हैं और इनके फेशियल रिकॉग्निशन में, आधार केवाईसी में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, पोषण अभियान आपने सुना होगा, पोषण किट, है ना, पोषण किट, ठीक है, जिसमें सप्लीमेंट्री दी जाती है, न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको, ताकि होने वाले बच्चे में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो उन सब में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वही सब इसने डिजिटल डिवाइड की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम 2025 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम implementation, 74.2% of the women in the rural Haryana have access to a mobile phone against 94% men। मतलब महिलाओं के पास 94% अगर लोगों के पास, जेंट्स के पास फोन है, तो महिलाओं के पास 74% है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पास गांव में आज डिजिटल फोन ही नहीं है। तो आप केवाईसी क्यों कर रहे हो? डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, बट डिजिटलाइजेशन जो है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया होना चाहिए, बट एक लिमिट तक होना चाहिए। जो लोग रीच ही नहीं कर पा रहे उसके तक कहाँ कैसे पहुंचोगे? तो ये तो गलत बात है ना। अगर आप यूपीआई चला रहे हो तो आपको कैश भी साथ रखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास, मान लो कोई मेरे जैसा आदमी मोबाइल ही नहीं रखता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? आपके कैश का भी प्रोविजन होना चाहिए। समझ गए? तो उसी वे में समझाने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, Under the scheme, Anganwadi workers and the helpers are tasked to provide supplementary nutrition for the infants। वही सब बातें जो हमने कही थी, lactating women, pregnant mothers, preschool education, health checkups, है ना, वो सब नहीं हो पा रहा। While the ministry has maintained that integrating technology into its programs ensures that benefits reach the last mile, है ना, वही सब है, swiftly and transparently, the beneficiaries argue that digitization has only increased their problems। According to the comprehensive modular survey, वही है जो अभी मैंने पढ़ा था उसमें। ठीक है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण, और इसका जो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कितने रुपए का बजट है, तो याद रखना 54,000 करोड़ रुपीस का बजट इसमें आउटले किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आदित्यनाथ बायोपिक सीबीएफसी डिसीजन विद इन 2 days। आपने देखा होगा कि जो आपके बुलडोजर बाबा हैं, बेसिकली इसी नाम से जाने जाते हैं, वो है ना योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, उनके साथ क्या, उनकी एक फिल्म आ रही है आजकल, है ना, और उनकी फिल्म को बार बार रोक दिया जा रहा है। तो आज ही हिंदू में भी एक खबर छपी हुई थी कि भाई उनके फिल्म को बार बार रोक दिया जा रहा है और 2 दिन का टाइम दिया गया है। किसको? आपका 2 दिन के अंदर जो सीबीएफसी है वो डिसीजन दे देगा। तो क्या होता है सीबीएफसी, कैसे फिल्में काम करती हैं, जस्ट हम उसको भी एक बार वन लाइनर के तौर पे पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि रैंडमली कभी कभार ये चीजें वन लाइनर में पूछ ली जाती हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नोन एज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सेंसर्स सिंस जून 1983। तो जब ये बना था 1952 में, तो इसका नाम होता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। 1983 के बाद से इसका नाम हो चुका है सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सेंसर्स। ठीक है, At present, there are 9 regional offices of the censor board located in Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Delhi, Cuttack and Guwahati। इसके रूल नंबर 41 में लिखा है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। अगर आपसे पूछे कि जो आपका सीबीएफसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, किस एक्ट से बनाया गया था, तो याद रखना सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 से बनाया गया था। इसके रूल नंबर 41 में लिखा है कि जो सीबीएफसी है वो बेसिकली ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 68 डेज के आसपास क्या करता है, फिल्म को सर्टिफिकेट दे देता है।
और किस तरह के सर्टिफिकेट देता है, तो 4 तरह की सर्टिफिकेट देता है ना। आपने देखा होगा जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसके पहले सर्टिफिकेशन दिखाया जाता है, एक सर्टिफिकेट आता है कि मूवी कैसी है। तो किस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं याद रखना, एक होता है यू सर्टिफिकेट। यू का मतलब होता है पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, ठीक है, किसी भी एज ग्रुप का आदमी देख सकता है, बच्चा, बूढ़ा, औरत, बच्चे, कुछ कोई भी देख सकता है। जैसे इसमें मूवीज आती है बागबान, आपने बागबान देखी है कभी, है ना, जो पूरा का पूरा जो आपके बच्चों और पेरेंट्स की लाइफ के ऊपर बनाई गई है ना, अमिताभ बच्चन की। तो ऐसी फिल्में होती हैं जो किसी भी एज ग्रुप का देख सकता है, वो आपकी यू सर्टिफिकेट में आती हैं। फिर आता है यूए। यूए वो सर्टिफिकेट होती है, द मूवीज ऑफ दिस सर्टिफिकेट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जिबिशन। These type of movies may contain violence, obscene language or the sexual content. So the films of this category can be seen by the children of the above 12 years. 12 साल से ऊपर के बच्चे को देखना चाहिए in the presence of parents or the guardians only. सिर्फ माँ बाप के प्रेजेंस में ही देखना चाहिए, ठीक है, अकेले में नहीं देखना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बाद की बात है, 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी मूवीज देखते हैं और यही इफेक्ट होता है कि आगे चल के फिर बहुत सारे क्राइम भी देखने को मिलते हैं। एक होता है यू कैटेगरी, ए कैटेगरी। ए क्या होता है, अडल्ट, ठीक है, given to only those films which contain obscene or pornographic content. So these films can be seen by those who have crossed the age of 18 years. तो वो सिर्फ 18 प्लस के लोग ही देख सकते हैं। एक और होता है, बताना मुझे वो कौन सा है, जो डब्ड मूवीज के लिए या फिर जो फॉरेन मूवीज होती है उनको लिए दिया जाता है। जैसे फॉरेन की मूवी भारत में रिलीज करनी है तो उसके लिए होता है, या कोई डब्ड मूवी होती है ना, साउथ इंडियन डब करके लगा दी जाती है, तो उन मूवीज के लिए दिया जाता है। वो कौन सी सर्टिफिकेट होती है वो देखते हैं। स्टेपिंग स्टोन, नासा, एक्सियोम, इसरो टाई अप इज एन एडमायरेबल आउटकम। देखो ये वही न्यूज है आपका, एक्सियोम, ठीक है, एक्सियोम क्या है, एक स्पेस एजेंसी है, इसके साथ था नासा, ठीक है, नासा, और इसके साथ था स्पेस एक्स, ठीक है, ये तीनों मिलकर एक मिशन किए थे। हालांकि मिशन तो एक्सियोम का ही था, एक्सियोम 4, लेकिन ये तीनों हेल्प कर रहे थे। और ये लोग 4 लोग थे, जिसमें भारत की तरफ से कौन थे, शुभांशु शुक्ला। तो शुक्ला जी अब वापस भी आ चुके हैं, वो दोबारा से धरती पे चलने के लिए अपने आप को, शरीर को बना भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ जीरो ग्रेविटी में रह के आए हैं काफी दिन तक। तो उनका जाना, उनका आना हमारे लिए किसी माइलस्टोन से कम नहीं है, वही बातें की गई हैं। और ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं कि 548 यानी ऑलमोस्ट 550 करोड़ रुपए हमने दिए थे, वो वहाँ पर गए, एक्सपेरिमेंट किए, वापस आए। उनके किए गए एक्सपेरिमेंट को हम कौन से मिशन में यूज करेंगे, गगनयान मिशन में यूज करेंगे। और जब गगनयान जाएगा तो 4 लोग जाएंगे, उसके लीडर कौन होंगे, तो आपके शुभांशु शुक्ला। और उसके बाद जब हम उनको पढ़ लेंगे कौन सा रॉकेट या कौन सा आपका क्या होता है, लॉन्चिंग व्हीकल है ना कि रॉकेट, लॉन्चिंग व्हीकल यूज हुआ है वो देख लेंगे, कहाँ से लॉन्च किया गया वो देख लेंगे, है ना, क्या क्या एक्सपेरिमेंट होंगे हम वो सब पढ़ लेंगे। तो वही सब पुरानी न्यूज़ है, वो वापस आ चुके हैं, तो हमारे लिए माइलस्टोन से कम नहीं है, बस वही सब लिखा गया है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाउ इज चाइना लीडिंग द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। चाइना ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लीड कर रहा है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका GWEC है, ठीक है, उसने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, ग्लोबल विंड रिपोर्ट। याद करो, मे 2 के हैंडआउट में भी पढ़ा होगा तुमने, ग्लोबल विंड रिपोर्ट। और जो ग्लोबल विंड रिपोर्ट है उसके अंदर इन्होंने बताया कि सबसे पहले नंबर पे कौन है विंड प्रोडक्शन में, तो चाइना। और भारत कौन से नंबर पे है, इंडिया 4th नंबर पे। तो जो चाइना है ना, वो मिलकर लास्ट ईयर उसने इतना प्रोडक्शन किया है जितना पूरी दुनिया को कंबाइन कर लो तो भी चाइना ज़्यादा निकल जाएगा। चाइना का टोटल विंड प्रोडक्शन और पूरी दुनिया का विंड प्रोडक्शन चाइना ही ज़्यादा है, आगे है। तो चाइना में सोचो इतना ज़्यादा विंड प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वहाँ पे पावर जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं कंज्यूम भी हो रही होगी, कहीं ना कहीं उसका यूज़ भी हो रहा होगा। सोचो कितनी इंडस्ट्री चल रही होंगी, कितना पैसा चाइना बना रहा होगा। तो चाइना की इकोनॉमी में बेसिकली देखा जाए तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ में डिस्कस किया था कि चाइना जो है वो दुनिया भर का, जैसे सोलर पैनल हो गए, ठीक है, विंड टर्बाइंस हो गए, बैटरीज हो गई, उसका 85% चाइना बनाता है। अब सोचो भारत में ऐसा हो जाए कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां लग जाएं छोटी छोटी, है ना, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड करके, और सब सोलर पैनल बनाने लग जाएं। और सोलर पैनल बनाने का प्रोडक्ट भारत में अवेलेबल है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तुमने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, बना दिया, काम चल गया। तो सोचो हम सब अपने घर में सोलर प्लेट लगा लेंगे,
है ना, मैं भी लगा लूँगा, तुम भी लगा लोगे। क्यों लगा लोगे? सस्ता है। अभी क्यों नहीं लगाते? क्योंकि चाइना से आता है, इम्पोर्ट ड्यूटी है ना, बहुत सारा टैक्स लग जाता है। तो चाइना इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है कि देखो, चाइना में भारत में एक ही प्रॉब्लम है, भारत में पॉपुलेशन है, चाइना में पॉपुलेशन है। भारत की पॉपुलेशन अनस्किल्ड लेबर है, वहाँ की पॉपुलेशन स्किल्ड लेबर है। वो लोग प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो लोग सेल्फ डिपेंडेंसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पर आज भी गवर्नमेंट जॉब्स और ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ पर अगर घर में एक आदमी के पास जॉब है तो 4 आदमी बैठ के खा सकते हैं। ऐसा होता है ना कि यार सरकारी नौकरी लग गया है ना, पापा लग गए, बस आराम से मम्मी बेटे आराम से ऐश करेंगे, बाद में कभी 30-40 साल बाद देखेंगे कि जॉब चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे काम करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो तुम, लेकिन कुछ भी करो, कुछ भी प्रोड्यूस करो। इसलिए देखा होगा तुमने, मेले में जाते हो आप लोग कहीं भी आसपास, वहाँ पे हर छोटे से छोटा खिलौना मेड इन चाइना, बड़े से बड़ा कुछ प्रोडक्ट ले लो ना, अच्छी से अच्छी कोई टेक्नोलॉजी ले लो, लिथियम आयन की बैटरी ले लो, तुम्हारे सोलर पैनल्स ले लो, मेड इन चाइना, है ना। इसको काउंटर करने के लिए मेक इन इंडिया भी आया था, लेकिन हालांकि वो थोड़ा सा डाउन हो गया, वो बाद की बात है, समझ में आ रही है। तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए। तो इसमें ये डिस्कस किया है कि कैसे चाइना दुनिया में सबसे आगे जा रहा है। तो आप विंड टर्बाइंस की बात कर लो, बैटरीज की बात कर लो, चाइना को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। लिथियम में आप चाहे कुछ भी कह लो, है ना, टेस्ला कुछ भी कह लो, लेकिन BYD आपने नाम सुना होगा ना, चाइनीज कंपनी है ना। चाइना जो है लिथियम में लगभग 80% प्लस क्या रखता है, शेयर होल्ड करके रखता है। तो उसे कैसे बीट किया जाए, बस उसी के ऊपर डिस्कस किया हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन 2024 अलोन चाइना एलोकेटेड रिमार्केबल $940 बिलियन इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सोचो इतना पैसा इसने वहाँ पे इसने लगाया। अकॉर्डिंग टू द UK बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ब्रीफ, फ्रॉम एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10.7 बिलियन इन 2006 में $10 बिलियन लगाता था, अब देखो उसने 940 बिलियन इन्वेस्ट किया है। सोचो हमसे कितना आगे होगा। इन कंपैरिजन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रिसीव्ड ए कंबाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $3.4 बिलियन इन लास्ट ईयर। अब सोचो भारत में लास्ट ईयर कितना इन्वेस्ट हुआ है, 3.4। आप एक बार कंपेयर करो उसे, है ना, 940 इज इक्वल टू 3.4। देखो आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, है ना। ये भी एक रीजन है चाइना का हमसे आगे होने का। Environment and water highlighting the stark gap. Apart from the climate goals, what mainly inspired China's green revolution was a mounting crisis of extremely high levels of the air pollution, coupled with the concern about the energy insecurity। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, वही बात कर रहा है। और विंड रिपोर्ट जो आपने पढ़ी थी उसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय आर्मी। जो आपकी इंडियन आर्मी है उसने अभी एक आकाश प्राइम टेस्ट किया। तो आकाश प्राइम इज बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम। व्हाट इज एयर डिफेंस सिस्टम? अगर कोई हवा की तरफ से मिसाइल आ रही है और मुझे उसे हवा में ही रोकना है, मुझे उससे बचना है, तो मैं क्या करता हूँ, एयर डिफेंस सिस्टम लागू कर देता हूँ, ठीक है। और जब मैं एयर डिफेंस सिस्टम लागू करता हूं तो आपने जैसे सुना होगा आयरन डोम, है ना। आयरन डोम किसका है? तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए था किसका है, इजराइल के पास है, ठीक है। आपके USA के पास कौन सा है? थर्ड, ठीक है। आपके रशिया के पास कौन सा है? तो रशिया के पास है आपका S-400। इंडिया ने भी क्या ले रखा है, परचेज कर रखा है S-400, जिसको हम सुदर्शन चक्कर भी कहते हैं। और इसी सुदर्शन चक्कर ने मेरी मदद की थी कब? जब अपने यहाँ पर क्या हुआ था, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ठीक है। तो मेरे पास मेरे खुद के कौन से हैं? तो आपने एक पढ़ा होगा पटना, है ना, DRDO वाली क्लास में याद करो, पटना, PATNA। P से बना पृथ्वी, ठीक है, A से बना अग्नि, T से बना त्रिशूल, N से बना नाग और A से बना आकाश, ठीक है। तो बेसिकली पृथ्वी शॉर्ट रेंज मिसाइल है, अग्नि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, और जो आपकी त्रिशूल और आकाश है बेसिकली वो क्या है, आपका डिफेंस सिस्टम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, त्रिशूल जो है ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर की रेंज लेके बैठा है और जो आकाश है वो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर की रेंज लेकर बैठा है। तो मुझे क्या करना था, एक ज़्यादा रेंज का भी चाहिए था, तो मैंने S-400 खरीद लिया रशिया से, ठीक है, जिसको सुदर्शन चक्कर कहते हैं। तो अभी हमने जो आकाश है उसका एक एडवांस वर्जन आकाश प्राइम टेस्ट किया है, और हमने हमारी ही जो पृथ्वी मिसाइल है उसको छोड़ा, पृथ्वी 2 को, और हमारे आकाश प्राइम
प्राइम से उसको डिस्ट्रॉय करके टेस्टिंग किया, और उसकी टेस्टिंग कहाँ पर हुई है? लद्दाख में हुई है। ठीक है, तो आकाश प्राइम बनाया किसने होगा? तो आप कह सकते हो डीआरडीओ, क्योंकि ये सारे के सारे डिफेंस से रिलेटेड काम कौन करता है? डीआरडीओ करता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना कब था? 1 जनवरी 1958 में ये बना होता है। और डीआरडीओ के हेड कौन है, जिनका 1 साल का टेन्योर बढ़ चुका है? तो वो कौन है? समीर वी कामत। ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी को पता भी होगा। ठीक है, और जो आपका डीआरडीओ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी याद रखना, न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है, और अभी हमने कौन सी मिसाइल टेस्ट की है? आकाश प्राइम। बेसिकली मिसाइल नहीं है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है आगे से आने वाले उसको बचाने के लिए। जैसे कल हमने पढ़ा था जेवलिन, है ना, जेवलिन मिसाइल हम किससे मिलकर बनाना चाह रहे हैं? यूएसए से, क्योंकि वो यूएसए के पास है। जेवलिन एक पोर्टेबल, मैन पोर्टेबल क्या है? आपकी फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जैसे हमारे यहाँ पर नाग मिसाइल है ना, एक बार छोड़ दो उसको डिस्ट्रॉय करके आएगी, फायर एंड फॉरगेट। और उसको हम क्या कहते हैं? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम जेवलिन की कल बात कर रहे थे, कल के द हिंदू में, वो हम यूएसए से मिलकर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अलग है। ठीक है, ये डिफेंस सिस्टम है आपका। नेक्स्ट है अहमदाबाद क्लीनेस्ट सिटी, बिग सिटी इन द इंडिया सर्वे। अभी एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर अहमदाबाद वो क्या बन चुकी है? आपकी क्लीनेस्ट बिग सिटी बन चुकी है। तो सिंपल याद रखना, Ahmedabad was named the cleanest big city in India, followed by Bhopal and Lucknow in the center's annual स्वच्छ सर्वेक्षण क्लीनलीनेस सर्वे। तो कौन सा अवार्ड है? याद रखना, स्वच्छ सर्वेक्षण। और स्वच्छ सर्वेक्षण कब से शुरू हुआ था? 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था। और ये जो अवार्ड होते हैं वो कौन देता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? इस अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं। ये 2 फैक्चुअल डाटा भी याद रखना। स्टार्ट कब हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण? 2016 में। अवार्ड कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आज के दिन कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई एंड विजयवाड़ा। याद रखना, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा वर अमोंग 23 cities that entered the newly introduced सुपर स्वच्छ लीग। याद रखना, ये तो सुपर स्वच्छ लीग में जा चुके हैं, यानी कि इसमें स्वच्छता नहीं है, सुपर स्वच्छता है, मतलब कि अल्टीमेट लेवल के साथ सह रही है। ठीक है, दिल्ली जयपुर नहीं है, उसमें ध्यान रखना इतना। ठीक है, विच रिकॉग्नाइजेज सस्टेन्ड एक्सीलेंस इन द क्लीनलीनेस अमॉन्ग सिटीज इन द मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी। ठीक है, तो अगर पूछे मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में कौन कौन है, तो ये 4-5 नाम याद रखना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव अवे द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड टू द विनर्स ऑन द थर्सडे। ठीक है, तो कल ही अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के द हिंदू में आ गए। नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर अमोंग अदर्स एंटर द लीग इन द 3 to 10 लाख पॉपुलेशन। जो 3 से 10 लाख वाली पॉपुलेशन में, उसमें पहले नंबर पे नोएडा है, चंडीगढ़ है, मैसूर है। While New Delhi made the cut in the 50,000 to 3 lakh populations category of the league. This year's awards introduced the स्वच्छ शहर, इस बार स्वच्छ शहर भी आया इसमें, और क्लीन सिटी कैटेगरी, in which Ahmedabad, Bhopal and Lucknow secured top 3 position in the list of cities with a population of more than 10 लाख। 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन में कौन है क्लीन सिटी में? तो आपका अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। इन द 3 to 10 लाख पॉपुलेशन ग्रुप, मीरा भाईंदर ऑफ महाराष्ट्र टॉप द लिस्ट। ठीक है, जो आपका मीरा भाईंदर है महाराष्ट्र का, वो टॉप है, फॉलोड बाय द बिलासपुर मध्य प्रदेश और जमशेदपुर। ठीक है, उसके बाद वो तीनों बने हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं, वन लाइनर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, ठीक है, कुछ भी बात समझ नहीं आती है, हालांकि आप समझदार बच्चे हो तो ऐसा होता है नहीं, फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप आकर एनी टाइम मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।